नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और आज का कंटेंट पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। शुरू करता हूँ आज की वीडियो। जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा, और हम जानते हैं कि उस हिस्से को पूरी तरीके से रेलवे से जोड़ने में अभी हम कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन इसी काम को पूरा करने के लिए सन 2002 से एज अ नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है USBRL प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम उधमपुर, श्रीनगर और बारामुल्ला को जोड़ रहे हैं। इसके अंदर 272 किलोमीटर का ट्रैक बिछाने का प्रस्ताव था, जिसमें हम बहुत हद तक अब कामयाबी पा चुके हैं। कटरा का लिंक हो चुका है उधमपुर से 25 किलोमीटर का 2014 में, और बनिहाल से काजीगुंड और काजीगुंड से बारामुल्ला तक का 136 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो भी बिछाया जा चुका है। वहाँ पे रेल सेवाएं भी चालू हैं, लेकिन अभी भी वो रेल सेवा कटरा से कनेक्ट नहीं हो पाई है। जब तक कटरा से कनेक्ट नहीं होगी तब तक वो इंडियन रेलवे के सभी पार्ट से कनेक्ट नहीं हो पाएगी हमारी कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली में सबसे ज़्यादा दुर्गम स्थान है जहाँ पर रेलवे कंस्ट्रक्शन करना नामुमकिन सा था, लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने बहुत ज़्यादा सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च और पूरी तरीके से अच्छी डिज़ाइनिंग के बल पर वहाँ पर कुछ इंजीनियरिंग मार्वल्स को बनाने का बेड़ा उठाया है, और उन्हीं की न्यूज़ मैं आपको आज दे रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा तो कटरा को बनिहाल से जोड़ने के लिए 111 किलोमीटर के ट्रैक पर 3 इंजीनियरिंग मार्वल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बड़े हैं। पीर पंजाल टनल देश की सबसे बड़ी टनल में से एक, और चेनाब ब्रिज आर्क टाइप ब्रिज वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो कि तैयार होने वाला है। फिलहाल अभी इस पे काम तेज़ी से चल रहा है। और उसके बाद आता है अंजी ब्रिज, अंजी खाड़ ब्रिज। ये जो ब्रिज है ये इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। आपने कई वीडियोस में सुना होगा, एनालिसिस भी देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अच्छी टेक्निकल जानकारी के साथ में और भी चीज़ें बताऊंगा इस ब्रिज के बारे में। क्या है एक खास इस ब्रिज के अंदर। दोस्तों, चेनाब नदी की जो सहायक नदी है अंजी खाड़, वो रियासी और कटरा को आपस में 2 भागों में बांट देती है, और जिस तरीके से बांटती हुई निकलती है वहाँ पर बहुत ही गहरी वैली बनी हुई है। वहाँ पर काम करना नामुमकिन था एक टाइम, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के बल पर आज इंजीनियरिंग जो वहाँ पर कमाल दिखा रही है, उसी का नतीजा है अंजी खाड़ ब्रिज। ये रेलवे का पहला केबल स्टेट ब्रिज है दुनिया में, या फिर भारत में। आपने हाईवेज में कहीं सारे केबल स्टेट ब्रिज देखे होंगे। केबल के द्वारा हवा में झूल रहा एक ट्रैक, या फिर केबल के द्वारा हवा में झूल रहा एक ब्रिज जिसमें सपोर्ट के लिए मात्र सिर्फ 1-2 पिलर ही मौजूद होते हैं। तो ऐसा ही रेलवे ब्रिज अभी तक रेलवे में नहीं बना था, लेकिन अब रेलवे के लिए ये ब्रिज बन रहा है। कटरा और रियासी के बीच में बन रहा है ये रेलवे ब्रिज। इसकी टेक्निकल जानकारी मैं बताता हूँ। लेंथ इसकी ब्रिज की ओनली जो होने वाली है वो 473 मीटर होने वाली है। और जो इसकी रिवर से लेके ऊपर टॉप तक की, जहाँ पर ये इसमें एक पिलर खड़ा होगा जो पाइलोन होगा, उसकी टॉप तक की जो ऊंचाई होने वाली है वो 331 मीटर होने वाली है। इसमें जो केबल यूज़ होंगी वो 96 केबल्स यूज़ होंगी पूरे ब्रिज को थामे रखने के लिए। इसके अंदर एक ही पाइलोन मौजूद होगा और उस एक ही पाइलोन के ज़रिए केबल को डाला जाएगा। इस ब्रिज के अंदर 260 मीटर का जो होने वाला हिस्सा वो पूरी तरीके से हवा में होने वाला है एक तरह से दोस्तों, क्योंकि उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं होगा। जो ये पाइलोन बन रहा है, इस पाइलोन के बॉटम से टॉप तक की जो हाइट होने वाली है वो 193 मीटर होने वाली है दोस्तों, और लगभग 200 से 190 मीटर के आसपास इसकी रिवर से लेके पाइलोन के बेस तक होने वाली है हाइट। दोस्तों, अब टेक्निकल बात करते हैं, थोड़ी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है। यहाँ पर जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी है वो जंप फॉर्म शटरिंग यूज़ हो रही है। सिविल इंजीनियरिंग में ये जो शटरिंग होती है, इस टाइप की शटरिंग में क्या होता है, एक तो दुर्गम इलाका है, यहाँ पर सेफ्टी से काम करना ज़रूरी है, और एक ऐसी शटरिंग जो कि धीमे धीमे काम पूरा होता जाए और शटरिंग भी ऊपर होती जाए। इस तरीके की शटरिंग होती है जो कि हाइड्रोलिक्स पे बेस होती है, और हाइड्रोलिक की मदद से इसको ऊपर उठाया जाता है। शटरिंग करने के बाद अच्छे से काम करने के लिए वहाँ पर स्पेस मिल जाता है और कारीगर भी सेफ रहते हैं। और जो कंक्रीट है, कंक्रीट भी ऊपर से आराम से भरा जाता है। जब भरने के बाद वो सेटल हो जाता है, फिर शटरिंग को ऊपर उठा दिया जाता है। अगली जो इसमें टेक्नोलॉजी ये है कि पंप कंक्रीटिंग, मतलब कि जो कंक्रीट है उसको ले जाने के लिए पंप का यूज़ करा जा रहा है। जो पाइप है वो शटरिंग के द्वारा ऊपर जाता है, फिर ऊपर से बहुत सारा कंक्रीट भरा जाता है, और जहाँ पे शटरिंग है वहाँ पर अंदर जब वो कंक्रीट सेटल हो जाता है तो काम बड़ा आसान हो जाता है।
तो इससे लगभग 30% कमी आती है वर्किंग टाइम में। अब इस काम को करने के लिए वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी टावर क्रेन को इंस्टॉल किया गया है। 205 मीटर की इसकी लेंथ है टावर क्रेन की। इसकी वर्किंग रेंज 40 मीटर है। जो इसकी हाईएस्ट लोड कैपेसिटी है वो इसकी 25 मैट्रिक टन है। 25 मैट्रिक टन लोड कैरी कर सकती है ये। साथ में यहाँ पे इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया जा रहा है, मतलब कि जो पाइलोन बन रहा है और फिर जो ब्रिज बनेगा आगे, उसके छोटे छोटे हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ सेंसर लगाए जाएंगे। ये भी देखा जा रहा है, रियल टाइम में मॉनिटरिंग हो रही है कि बनाते वक्त कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है, कोई कमी तो नहीं रह गई है, और वाइब्रेशन और भी टेस्टिंग होती हैं वो भी हो जाती हैं सेंसर टेक्नोलॉजी की मदद से। और दोस्तों एक खास बात और आपको बताता हूँ, जो ये पाइलोन बनाया जा रहा है, जिस स्लोप पर बनाया जा रहा है, वो स्लोप जो है जैसे मैंने आपको बताया कटरा साइड में, वो बिल्कुल एक खड़ी पहाड़ी है। मतलब एक खड़ी पहाड़ी पर ये स्लोप बनाना ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ख़तरनाक है, फिर भी ये काम हो रहा है तो उनको सल्यूट करना तो बनता है। साथ में यहाँ पर जो आइडिया लिया गया है, मतलब कि जो पाइलोन की गहराई करी गई, क्योंकि पत्थर तो कमज़ोर है वहाँ का उस पहाड़ी का, तो जो कुएँ से इसका आइडिया लिया गया है। जो कुआँ होता है ना गाँव में, आपने देखा होगा वेल, तो उसके आइडिया से इसमें नीचे थोड़ा सा खुदाई करी गई, जैसे कि कुएं की करी जाती है। 20 मीटर तक खुदाई करने के बाद पाइलोन का फाउंडेशन तैयार किया गया है। तो ये दोस्तों कुछ खास बातें थी इस ब्रिज की। अब मैं इस ब्रिज के बारे में जब धीमे धीमे पढ़ रहा था, या फिर और भी ब्रिजेस हैं जैसे चेनाब ब्रिज है, आर्क टाइप ब्रिज जो बन रहा है, और इंडिया में और भी ब्रिजेस जो बन रहे हैं, इनके बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी क्यों है दोस्तों, मैं बताता हूँ। इन सभी ब्रिजेस के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो मुझे लगा इस वीडियो का एक और पार्ट में लाऊंगा आगे। वो हिस्ट्री ये है कि इस ब्रिजेस को बनाने के पहले क्या क्या काम हुए होंगे जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिले। जैसे कि एक छोटी सी बात आज आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद फिर एक और पार्ट मैं इसका लेके आऊँगा। जो अंजी ब्रिज है, उस ब्रिज को पहले क्या केबल स्टेडी ब्रिज था या फिर कोई और ब्रिज बनाने की प्रपोजल थी। तो दोस्तों रेलवे पहले से ही सोच रहा था यहाँ पे एक आर्क टाइप ब्रिज ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी थी, जैसे ये कटरा साइड में टनल नंबर 2 जो होने वाली थी, और रियासी साइड पर टनल नंबर 3, इन दोनों टनल को जोड़ने का काम था। इन टनल को जोड़ने के लिए लगभग 725.5 मीटर टोटल लेंथ का हमें कोई स्ट्रक्चर तैयार करना था, और जो ये ब्रिज है वो कुछ इसी तरीके की उसकी टोटल लेंथ भी होने वाली है। तो इस ब्रिज को बनाने के लिए वहाँ पर बहुत सारी सर्वे हुई। इंडियन रेलवे की सब्सिडरीज, राइट्स हो, इरकॉन हो, सब ने बहुत सारे सर्वे करे, और ये काम दोस्तों रेलवे ने जो इस ब्रिज का काम दिया था वो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, और साथ में इरकॉन जो कि इंडियन रेलवे की सब्सिडरी है और जो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जानी जाती है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, काम भी इसको मिलता रहता है। तो KRCL तो आप जानते हैं, एक दुर्गम इलाके में उन्होंने कोंकण रेलवे को बनाया, डेवलप किया, तो उनके पास एक्सपीरियंस तो होना ही था, और जो इरकॉन है उसको भी इसका एक्सपीरियंस होना ही था कंस्ट्रक्शन का। तो इन दोनों को ये काम दिया गया था। लेकिन इन दोनों के पास ही, क्योंकि इंडिया में कोई भी ऐसा रेल ब्रिज, केवल स्टेट ब्रिज नहीं बनाया गया था, तो एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस के अभाव में बहुत सारी रिसर्च वगैरह जो हुई, IIT दिल्ली हो या फिर KRCL, इरकॉन, राइट्स, सब ने बहुत सारी रिसर्च करी हैं, सर्वेइंग हुई है, IIT दिल्ली ने भी रिसर्च करी, तो उन सब में कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया कि ओल्ड लोकेशन पे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि लोकेशन चेंज करने की बात भी हुई थी, इसलिए मैं ओल्ड लोकेशन की बात कर रहा हूँ। तो लोकेशन चेंज करने की बात हुई फिर, लेकिन बाद में उसी लोकेशन पे बनाने के लिए सहमति बनी भी, लेकिन आर्क टाइप ब्रिज बनना कितना सही होता वहाँ और कितना नहीं, ये पता नहीं लग पा रहा था। तय किया गया कि DDC की मदद ली जाएगी, मतलब कि डिटेल्ड डिज़ाइन कंसल्टेंसी, डिटेल्ड डिज़ाइन एंड कंसल्टेंसी, मतलब जिसका एरिया है, इसके पूरा एक डीप एनालिसिस किया जाएगा फिजिकली वहाँ जा करके, और पूरा एनालिसिस हम जो है वो ग्लोबली करवाएंगे। टेंडर निकालने के लिए सबसे पहले ये तय किया गया कि KCRL को काम दिया जाए या इरकॉन को। तो इरकॉन को ये जिम्मा सौंपा गया। इरकॉन ने टेंडर निकाले ग्लोबली, और फिर 26 अप्रैल 2016 को इनको काम मिला। टेंडर में काम दिया गया मेसर्स इटैल्फर SPA इटली, इस फर्म को काम दिया गया। इन्होंने, क्योंकि इनका बहुत डिज़ाइन में एक्सपीरियंस भी था, उसके बाद अगले 3 महीने के बाद इन लोगों ने USBRL और इरकॉन को इन्फॉर्म करते हुए पूरी रिपोर्ट भेजी है। उस रिपोर्ट में इन्होंने बताया फ्रैक्चर्ड रॉक्स पाए गए हैं कटरा साइट पर, कटरा की टनल 2 के बाद जो एरिया है वहाँ पर फ्रैक्चर्ड रॉक पाए गए हैं, पत्थर सही नहीं है, शेयर जोन है,
मतलब कि जो सरफेस है उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है, लैंडस्लाइड होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। कटरा साइड पर हॉरिजॉन्टल एरिया मौजूद नहीं है, ये उन्होंने बताया। ये पहले भी रेलवे को पता था, इसलिए आर्क टाइप ब्रिज बनाने में जोखिम लग रहा था रेलवे को। और जो रियासी साइड है वहाँ पर तो 350 मीटर का फ्लैट एरिया मौजूद है ब्रिज बनाने के लिए, लेकिन कटरा साइड में नहीं है। वहाँ पर डीप स्लोप है, नीचे से एकदम पूरा स्लोप आ रहा है और उस डीप स्लोप की कटिंग करना पड़ती है और कटिंग नहीं करी जा सकती थी क्योंकि वहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा था। यही कारण था कि इटली की कंपनी ने फिर बाद में सॉल्यूशन दिया कि हम यहाँ पर केबल स्टेड ब्रिज बनाएंगे, वो भी सिंगल पाइलॉन के द्वारा। तो ये पूरी कहानी एक शॉर्ट में मैंने आपको बताई है और फिलहाल इस पर जो काम चल रहा है वो इसी तरीके से चल रहा है जो कि इटली ने बताया। इन लोगों ने ही डिज़ाइन किया और अब हमारे इंजीनियर्स इसमें अपना योगदान दे रहे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ इटैलफर। तो ये सारा कहानी आपको मैंने समझा दी शॉर्ट में। आप लोगों को और भी ज़्यादा प्रेरणा मिले इससे, तो मैं इन प्रोजेक्ट की पीछे की हिस्ट्री वीडियो भी लाऊंगा। तो अभी तो फिलहाल इसी प्रोजेक्ट की और भी हिस्ट्री बाकी है दोस्तों, उसको भी आगे लाऊंगा। तो इसका एक पार्ट 2 ले आऊँगा और चेना ब्रिज की भी आगे मैं आपको बताऊँगा बात। अब आप लोगों को चाहिए होगी जानकारी कि ये ब्रिज बनेगा कब। तो दोस्तों सितंबर 2021 इसकी डेडलाइन रखी गई थी, उसी के आसपास, लेकिन फ़िलहाल अभी लगता नहीं है। काम तो चल रहा है लेकिन वो एरिया ऐसा नहीं है दोस्तों कि वहाँ आसानी से हो जाए कंस्ट्रक्शन। तो इसी को देखते हुए 2022 के मिड या फिर 23 के आते आते मुझे लग रहा है कि ये बन पाएगा, या फिर अगर ये ठीक ठाक चलता रहे, जैसे कोरोना क्राइसिस में भी काम रुका, तो 2022 के शुरुआत तक ये बनकर तैयार हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। वहाँ की लोकल वीडियोस में इंजीनियर्स की बातों को सुना है मैंने, तो देखने में लगता है कि हो तो रहा है काम। तो फिलहाल देखते हैं USBRL कब तक कंप्लीट होता है। हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि जब ट्रेनें वहाँ से निकलेंगी तो कितना अलग ही लगेगा वो पूरा इलाका। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।